इसको एरो ऐसे देंगे, इसके ऊपर ऐसे डेल्टा लिखेंगे, ठीक है। अगर हीट दे रहे हैं तब कंडीशन। दूसरा है टेम्परेचर। अगर मान लेते हैं टेम्परेचर, हम मान लो कोई ऐसा रिएक्शन है जो 500 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। एक ऐसा रिएक्शन है जो 500 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट होता है, तो वहां पे हमको कंडीशन लिखना पड़ेगा 500 डिग्री सेल्सियस, एरो के ऊपर या नीचे लिखना पड़ेगा। तो टेम्परेचर जब हम लिखेंगे तो या तो डिग्री सेल्सियस में या फिर केल्विन में वहां पे क्या करेंगे, दिखाएंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रेशर, अगर किसी रिएक्शन को करने के लिए प्रेशर बहुत ज्यादा लो करना पड़े या प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज होगा प्रेशर में, वह हमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पे प्रेशर हमको बढ़ाना पड़ता है, तो वहां पे कितना प्रेशर हम दे रहे हैं उस कंडीशन को लिखना पड़ेगा। और प्रेशर जब लिखेंगे तो जनरली ऐसे तो प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, लेकिन यहाँ जब लिखेंगे तो प्रेशर जब दिखाने के लिए या तो एटीएम या फिर बार का यूज करेंगे, ठीक है। यूनिट जो होगा या तो एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और बार, यह कॉमन यूनिट है, इसका यूज करेंगे प्रेशर अगर हम दे रहे हैं तब। नॉर्मल कंडीशन में होगा तो दिखाने की जरूरत नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट वन जो हो गया कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, स्टेट दिखाकर। सेकंड वन हो गया हीट चेंज दिखाकर। और थर्ड वन हो गया जो कंडीशन, अलग अलग कंडीशन, मान लेते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, हीट गिवन या फिर कैटलिस्ट, ठीक है। इन सारे चीजों को, इन चारों को अगर हम दिखाएंगे तो हमारा जो रिएक्शन होगा ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। कैटलिस्ट ध्यान से देखना, ये तो ठीक है, नॉर्मल है। अगर बढ़ाएंगे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर अगर कम करना पड़ेगा तब वहां पे दिखाएंगे, हीट दे रहे हैं तब दिखाएंगे, या फिर प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़े तब इन चीजों को दिखाएंगे। इसमें जो मेन एक है कैटलिस्ट, उनको पढ़ना है, ठीक है। कैटलिस्ट किसको कहते हैं, देखो कैटलिस्ट किसको कहेंगे, कैटलिस्ट इज सब्सटेंस व्हिच चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन इट। यहां ध्यान से देखो, ऊपर रिएक्शन लिखे हैं ना, ऊपर यहाँ जो रिएक्शन लिखे हैं, यहाँ MnO2 है, MnO2 जो यहाँ एरो के नीचे है, मैंगनीज ऑक्साइड है, तो मैंगनीज ऑक्साइड जो यहाँ पे है एरो के नीचे है, एरो के नीचे, इसका मतलब यह रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, हम कंडीशन दिखा रहे हैं। और यह किस रूप में काम करेगा, यह काम करेगा कैटलिस्ट के रूप में, ठीक है। अब ध्यान रखना MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड है, और मैंगनीज डाइऑक्साइड अगर प्लस में लिखते उधर तब तो रिएक्टेंट में आता, लेकिन एरो के नीचे या ऊपर लिखेंगे तो किस फॉर्म में होगा, कैटलिस्ट के फॉर्म में होगा। और कैटलिस्ट किसको कहते हैं, इसको सबसे अच्छे तरीके से याद रखना क्या है कि कैटलिस्ट वैसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जो रिएक्शन को या तो तेज कर देता है, या तो फास्ट कर दे या स्लो कर दे। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है तो मान लो H2+O2, अगर रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन स्लो है, तो अगर किसी दूसरे सब्सटेंस को डाल देने पे यह रिएक्शन फास्ट हो जाता है, तब हम उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे, कैटलिस्ट कहेंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल, मान लो घर में हम लोग रहते हैं तो पापा मम्मी आते हैं तो सामने किताब खोल के क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, नहीं भी कहेंगे तो डर से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वहां तो हमको कह नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एक है कि नहीं सामने है तो पढ़ना है, तो किस तरह से काम कर रहे हैं, कैटलिस्ट की तरह। हमको बोलेंगे कुछ नहीं, ठीक है। जैसे सर आ जाते हैं क्लास में तो क्लास एकदम शांत हो जाता है, तो सर बोलेंगे नहीं चुप रहना, लेकिन आ जाएंगे तो शांत हो जाएगा। तो वहां पे किस रूप में काम कर रहे हैं, जहां कुछ कहे ना, लेकिन आगे जो रिएक्शन हो, जो रेट हो, क्या हो जाए, चेंज हो जाए। उसी तरह मैंगनीज डाइऑक्साइड जब डालेंगे तो KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है, जब हीट होगा, ऊपर देखो डेल्टा किसका साइन है, हीट का, तो KClO3 को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो टूटेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस क्या होगा, इवॉल्व होगा। तो यहाँ ध्यान रखना, ऊपर जो डेल्टा है यह कंडीशन दिखा रहा है, और डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, हीट को। मतलब हम KClO3 को हीट करेंगे और नीचे MnO2 है, मैंगनीज डाइऑक्साइड है, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या होगा, कैटलिस्ट होगा। ध्यान रखना, कैटलिस्ट वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो रिएक्शन में इनके, देखो यहाँ जो मैंगनीज है या ऑक्सीजन है, इसके ऑक्सीजन या मैंगनीज के दोनों एटम्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहाँ जो ऑक्सीजन है ना, यह ऑक्सीजन यहाँ वाला होगा, ठीक है, यहाँ वाला ऑक्सीजन रिएक्शन में जाएगा नहीं। अगर कोई दूसरा, जैसे आगे पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड में, तो वहां कैटलिस्ट और पढ़ना है, जैसे पैलेडियम हो गया, निकेल हो गया,
उसका हम यूज करते हैं हाइड्रोजिनेशन में। तो वहां पैलेडियम और निकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन नहीं ऐड होता है जनरली, तब हम वहां निकल डाल देंगे, तो निकल डाल देंगे तो हाइड्रोजन का रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो कैटलिस्ट में ध्यान रखना, ऐसा सब्सटेंस जो बिना पार्टिसिपेट किए रिएक्शन में भाग लिए हुए, हाँ डालेंगे उसके अंदर जरूर। देखो कैटलिस्ट ऐसा नहीं कि घर में रखेंगे और रिएक्शन लैब में करेंगे तो हो जाएगा। कैटलिस्ट को उस बीकर में जरूर डालेंगे, लेकिन वह रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसके एटम्स रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे, जैसे डाले थे वैसा ही रहेगा। हाँ, रिएक्शन के रेट को क्या करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा। बहुत सारे कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, बहुत सारा कैटलिस्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट समझ गया, यहाँ मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या है, कैटलिस्ट है। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, दो चीज, एक तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और दूसरा पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो ज्यादा कुछ है नहीं, पढ़ा हुआ है तुम लोग का। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें एक रिडॉक्स रिएक्शन और दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन से और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। थोड़ा सा टॉपिक डिटेल में पढ़ना है, डिकम्पोजिशन और रिडॉक्स। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो सबसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन, या इसी को हम लोग कहते हैं सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम ही है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन बना है वर्ड कंबाइन से। कंबाइन कब होगा, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करके नए एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। A and B will combine to form C। दो सब्सटेंस है, दोनों कंबाइन किया एक दूसरे के साथ और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफिनेशन देखना, उसमें है लिखा हुआ है नोट्स में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, a type of reaction in which two or more substances combine to form a single substance। दो या दो से अधिक सब्सटेंस अगर कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, जैसे A और B कंबाइन किया और C का फॉर्मेशन किया, तो यहाँ दोनों अलग अलग था, अब यहाँ दोनों कंबाइन कर दिया और यहाँ एक न्यू सब्सटेंस बन गया। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं सोडियम और क्लोरीन है, ठीक है, कंबाइन किया बन गया सोडियम क्लोराइड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस, कौन कौन से रिएक्शंस हैं, किस तरह के रिएक्शंस हैं, क्वेश्चन में दे सकता है, पूछेगा, तो वहां तुमको बताना होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मल्टीपल चॉइस में दे देगा, ठीक है। अगर देखिए मान लो आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 4 एग्जांपल दे देगा, तो उसमें तुमको पहचानना होगा वहां पे कि कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफिनेशन याद रखना, जब दो या दो से, तीन भी कंबाइन कर सकता है, चार भी कंबाइन कर सकता है, मिनिमम टू, दो सब्सटेंस अगर कंबाइन करके एक नए सिंगल सब्सटेंस का, यहाँ क्या बनना चाहिए, सिंगल सब्सटेंस बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर दो सब्सटेंस कंबाइन करके सिंगल सब्सटेंस बनाता है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस मतलब जैसा फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब मेक होगा, कॉम्बिनेशन में जुड़ेगा या सिंथेसिस में बनेगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एक वर्ड आ सकता है, जनरली आता तो नहीं है, लेकिन इसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में सिंथेसाइज हो रहा है, कंबाइन कर रहा है और एक सिंगल सब्सटेंस का सिंथेसाइज कर रहा है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है, इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। दो चार एग्जांपल है, नोट्स में देखना उसको, ठीक है, ज्यादा इसमें डीप नहीं जाएंगे, कॉम्बिनेशन में नहीं, डिकम्पोजिशन में थोड़ा सा पढ़ना है, तीन टाइप का, उसको ध्यान से देखना, ठीक है। कॉम्बिनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कॉम्बिनेशन दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब कंबाइन करेगा और एक सिंगल सब्सटेंस को बनाएगा, तब उसको क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है।
सेकंड वन देख लो सर। हाँ बोलो। जब कैटलिस्ट पार्टिसिपेट ही नहीं करता है तो अगर हम कैटलिस्ट को नहीं भी डालेंगे तो चलेगा? नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन कैटलिस्ट डालने से क्या होता है, देखो हम क्या बोले कि कैटलिस्ट डालेंगे ना तो इंफॉर्मेशन हमको ज्यादा मिलेगा। कैटलिस्ट डालेंगे तो इंफॉर्मेशन हमको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। जैसे एक रिएक्शन मान लो हो रहा है, ठीक है, तो कैटलिस्ट नहीं डालेंगे, नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन मान लो सिंपल ऐसे लिखा हुआ है NH3 है, ठीक है, यहाँ लिखिए, एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखे, तो इधर टूट रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अलग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन दिखाएंगे तो हम क्या लिखेंगे कि कैसे एक केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो इंफॉर्मेटिव मतलब कि जैसे कंडीशन हम लिख दिए, तब हमको पता है, मान लो हम लैब में अमोनिया को ब्रेक डाउन करने गए और हमको कैटलिस्ट का पता नहीं है, तो अगर हम रिएक्शन कराएंगे और कैटलिस्ट हमारे पास नहीं होगा तो या तो रिएक्शन नहीं होगा या रिएक्शन होगा तो बहुत स्लो होगा। तो अगर हमको पता है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि A1O2 कैटलिस्ट है, अगर हमको पता रहेगा तो हम मैंगनीज डाइऑक्साइड डालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है ना कि कौन से रिएक्शन को कराने के लिए कौन से सब्सटेंस की जरूरत होगा जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को जो फास्ट कर देगा तो कैटलिस्ट दिखाना जरूरी होता है, ठीक है, नहीं दिखाएंगे चलेगा। लेकिन अगर मान लो पूछ दिया कि कैसे हम इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, तो तीनों लिखना पड़ेगा, स्टेट जो फिजिकल स्टेट होता है, जो हीट चेंज होता है, और जो कंडीशंस, तो कंडीशन में टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, यही तीन चीज आएगा। किसी कैटलिस्ट का जरूरत है, जैसे सनलाइट, फोटोसिंथेसिस में हमको लिखना पड़ेगा, बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो वहां पे हमको लिखना पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कराते हैं तो लिखते हैं ना, ऊपर क्या लिखते हैं, सनलाइट, और नीचे क्या लिखते हैं, क्लोरोफिल लिखते हैं। तो यह कंडीशन हो गया कि सनलाइट चाहिए और उस सनलाइट को ऑब्जर्व करने वाला कौन होना चाहिए, क्लोरोफिल। अगर यह दोनों में से कोई भी एब्सेंट होगा तो फिर रिएक्शन होने वाला नहीं है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट जो होता है, अगर कैटलिस्ट यूज होता है, उस सब में नहीं होगा कैटलिस्ट यूज, जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज होगा वहां पे तुमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे, बोले ना कार्बन कंपाउंड से पढ़ेंगे हाइड्रोजिनेशन में, तो हाइड्रोजिनेशन में देखेंगे कि कैटलिस्ट जो होता है क्या काम करता है, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन में वहां पे देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कैटलिस्ट का बस टर्म समझ लो कि कैटलिस्ट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने वाला होता है, जो विदाउट पार्टिसिपेटिंग होता है, बिना भाग लिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। अब क्लियर है? देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी तो पढ़े ही है, बायो में भी पढ़ा होगा, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स मतलब ब्रेक डाउन करने वाला, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। वैसे माइक्रोब्स को हम लोग क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर डिकम्पोजिशन वर्ड आया है डिकम्पोज से। डिकम्पोज मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ब्रेक डाउन करेगा, इसमें होगा क्या, एक सिंगल सब्सटेंस ए है, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो दो या तीन सब्सटेंस में टूटेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हम लिखे थे A प्लस बी कंबाइन कर गया C, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन ना। और यहाँ देखो A क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो यहाँ डिकम्पोज हो रहा है। तो जब डिकम्पोज होगा, टूटेगा, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और जब ऐड होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक पूछता है बोर्ड में, अगर पूछेगा तो एक दो साल से तो नहीं पूछा है, देख decomposition reaction called opposite of combination reaction, ठीक है। decomposition reaction को combination reaction का opposite क्यों कहते हैं, तो कहने का रीजन यह है कि देखो यहाँ पर कंबाइन हो रहा है, A और B कंबाइन होकर क्या बना दिया, C, और यहाँ पर यही सिंगल सब्सटेंस टूट रहा है, दो या दो से अधिक में। तो लिखेंगे why is decomposition reaction called opposite of combination reaction। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, क्यों है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में दो सब्सटेंस कंबाइन करके सिंगल सब्सटेंस बनाता है, और डिकम्पोजिशन में वही सिंगल सब्सटेंस क्या होगा, टूटकर दो नए अलग अलग सब्सटेंस को बनाएगा। जैसे जैसे समझ लो, मान लेते हैं Na,
प्लस Cl2, ठीक है। अब यहाँ से इसको अगर मान लो रिएक्शन होगा तो बनेगा सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम और क्लोरीन यहाँ पर कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शन कैसा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसी में एरो एरो हमको दिखाता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी कि इधर रिएक्टेंट है और इधर क्या है, प्रोडक्ट है। अब हम क्या करते हैं, एरो का साइन चेंज कर देते हैं। तो एरो अगर चेंज कर देंगे तो पहले जो रिएक्शन क्या था, कॉम्बिनेशन, अब वही रिएक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रिएक्टेंट इधर हो जाएगा और प्रोडक्ट इधर आ जाएगा। इसका मतलब सोडियम क्लोराइड जो है यह टूटेगा तो सोडियम अलग होगा और क्लोरीन अलग होगा, ठीक है। तो याद रखना कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। क्यों अपोजिट होता है, कॉम्बिनेशन में टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल वन, and in the decomposition reaction one substance break down into two or more different substances, ठीक है। एक सब्सटेंस टूटेगा, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस मिलकर, तो उसको क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जांपल्स इसका सारा लिखा हुआ है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह का होगा, तीनों बता देते हैं, बस इसमें ज्यादा एक इलेक्ट्रोलाइसिस है जिसका हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस मेटल में भी पढ़ेंगे, मेटल्स में भी पढ़ेंगे हर चैप्टर में केमिस्ट्री में। तो वहां ध्यान रखना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे वहां। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन में फर्स्ट हो गया, देखो फोटो डिकम्पोजिशन तीन तरह का होता है। पहला हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो थर्मल तो पढ़ा ही है, थर्मल मतलब हीट होता है, हीट, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम किसका यूज करते हैं, हीट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे थर्मल पावर प्लांट होता है ना, तो थर्मल पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, पावर प्लांट बनता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है ना, तो एक होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, दूसरा होता है थर्मल, तीसरा होता है हाइड्रो। तो न्यूक्लियर में क्या होता है, न्यूक्लियर जो होता है उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं, यूरेनियम को तोड़ते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर तो पढ़ना ही है लास्ट चैप्टर में। थर्मल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे तो थर्मल में हम लोग हीट देते हैं। तो हीट कैसे देते हैं, काम वही होगा, टरबाइन को घुमाना है, तीनों में टरबाइन घूमेगा, लेकिन इसमें न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करेंगे, इसमें हीट एनर्जी का यूज करेंगे, और इसमें वाटर में जो एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी, जैसे पानी को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं डैम में, पानी जब नीचे की तरफ फ्लो करता है तो बीच में अगर टरबाइन लगा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी के कारण से वह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हीट जो यहाँ होता है थर्मल, तो उसी तरह से थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बेसिकली हम किसका यूज करते हैं, हीट एनर्जी का यूज करते हैं। अब हम हीट जैसे दें, ठीक है, कोयला से या किसी भी चीज, किसी भी सब्सटेंस को हम यूज कर सकते हैं हीट के रूप में। तो अगर हम हीट का यूज करके किसी को डिकम्पोज करते हैं तो वह जो रिएक्शन होगा क्या कहलाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। The reaction in which heat is used to break down a substance, वैसा रिएक्शन, वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम हीट का यूज करते हैं ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे बताया ना, इसके पहले ऊपर जो एग्जांपल लिखे थे KClO3 लिखे थे, याद रखना इसको। KClO3 जो लिखे थे, हीट देंगे और मैग्नीज डाइऑक्साइड देंगे तो बनेगा KCl और प्लस में क्या बनेगा O2। तो यहाँ ध्यान से देखना, जहां डेल्टा का साइन है इसका मतलब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अब देखो यहाँ से सिंगल सब्सटेंस है, रिएक्टेंट में सिंगल सब्सटेंस है और प्रोडक्ट में दो सब्सटेंस बन गया ना, टू न्यू सब्सटेंसेस बन गया। तो यहाँ पे एक सब्सटेंस टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया। देखो यहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस था पोटेशियम क्लोराइड में बदल गया, ऑक्सीजन टूट गया। कब, जब हीट दिए और मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट का यूज किए तब। तो यह जो रिएक्शन है किसका एग्जांपल है, थर्मल डिकम्पोजिशन का है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम हीट का यूज करते हैं। यहाँ पे इसको हीट कर रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड को जैसे ही हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, इट विल डिकम्पोज इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगा। तो यह जो रिएक्शन है इसमें डिकम्पोज करने के लिए हम हीट का यूज करते हैं, और हीट जो टर्म आता है कहां से आता है, थर्मल से। तो थर्मल जो होता है हीट के लिए यूज
इसका मतलब यहाँ जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है किसके कारण से हो रहा है, हीट के कारण। ठीक है, एक दो और एग्जांपल है नोट्स में, उसको देखना, पूरा पूरा बताना तो पॉसिबल नहीं है सारा एग्जांपल, लेकिन जितना नोट्स में लिखे हैं उतना एग्जांपल याद रहना चाहिए, क्योंकि वहां से उससे ज्यादा तो नहीं पूछेगा, बुक से ज्यादा बाहर बहुत नहीं पूछेगा, तो कम से कम बुक में जितना एग्जांपल नोट्स में लिख दिए हैं उसको ध्यान से देखना। एक ही एग्जांपल दो जगह तीन जगह आएगा, बैलेंस करने के लिए एक दो क्वेश्चन होगा, तो ध्यान रखना उसमें। फर्स्ट हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखो सेकंड वन, एक और रिएक्शन लिख देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल देख लो। PbNO3 है, PbNO3 का होल्ड वाइज इसको हीट करेंगे तो PbO लीड ऑक्साइड प्लस बनेगा NO2 प्लस में रिलीज होगा ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ देखो एक सब्सटेंस डिकम्पोज होके, बोले ना कि दो बने तीन बने, उससे मतलब नहीं है, मोर देन डिकम्पोज टूटना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक सब्सटेंस दो पार्ट में जरूर डिवाइड होना चाहिए। यहाँ देखो लीड नाइट्रेट है, PbNO3 है, PbNO3 का वोल्ट पास लीड नाइट्रेट जब हीट करेंगे तो ब्रेक डाउन होगा, तो लीड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह जो रिएक्शन है कौन सा है, हीट कर रहा है ना, तो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, जैसे ही हम हीट का यूज करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, वैसे रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक दो और एग्जांपल है उसको देखना। अब सेकंड वन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, नोट्स में देखना। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक नाम ही है, इससे आ रहा है कौन से वर्ड से आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है। ठीक है, तो जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, किसी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, तो वैसे रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या सिंपल टर्म में हम इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस आगे मेटलर्जी में थोड़ा पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइसिस को ध्यान रखना है इसको। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस सिंपल एक स्मॉल छोटा टर्म है, किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन है, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू ब्रेक ए सिंगल सब्सटेंस इनटू टू और मोर न्यू सब्सटेंसेस। वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, हीट का यूज करेंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी जैसे मान लो कि वाटर है, ठीक है, H2O है हमारे पास, अब H2O को अगर हम इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का, तो अगर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो यहाँ टूटेगा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम वाटर को तोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या सिंपल टर्म में इसी को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा है, वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम किसका यूज करते हैं, करंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो करंट का यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, एक एक्टिविटी है तुम लोग के बुक में है और एनसीईआरटी में भी है, यहाँ पे क्या करेंगे देखो, ध्यान रखना, यह बैटरी हमारे पास सेल है, बैटरी तो नहीं है, सेल है, सिंगल है तो सेल, और दो या तीन से ज्यादा हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ठीक है,
कैटायन जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे, और कैथोड पे जाएगा तो पॉजिटिव जो आयंस होंगे निगेटिव टर्मिनल पे जाएगा। तो कैथोड जो टर्मिनल होगा वह कैसा होगा, निगेटिव टर्मिनल होगा। और एनायन कहाँ पे जाएंगे, एनोड पे जाएंगे। तो एनोड कैसा टर्मिनल होगा, एनोड विल बी पॉजिटिव टर्मिनल। क्यों, क्योंकि निगेटिव आयन पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव आयन कहाँ जाएगा, निगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव वाला देखो, जब पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो हम इसको दिखा सकते हैं, यहाँ क्या हो गया, एनोड हो गया। ठीक है, और यह जो हो गया निगेटिव टर्मिनल वाला, यह क्या हो गया, कैथोड हो गया। ठीक है, अब पता है हाइड्रोजन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी हाइड्रोजन क्या होता है, कैटायन होता है। और ऑक्सीजन जो होता है -2 होता है, इस पे बैलेंस चार्ज इस पे -2 होता है। तो जब -2 होगा तो यह क्या होगा, एनायन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम बता सकते हैं कि एनोड पे कौन सा जाएगा और कैथोड पे कौन सा जाएगा। तो एनोड चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव टर्मिनल पे निगेटिव वाला जाएगा, यानी ऑक्सीजन जाएगा, एनायन जाएगा एनोड पे, और जो हाइड्रोजन आयन है वह कहाँ पे जाएगा, जो कैटायन है वह कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा। तो जब हम इसमें वाटर डाल के, ठीक है, इसके अंदर हम डाल दिए H2O, अब हम क्या करेंगे, करंट पास कराएंगे। जब करंट पास कराएंगे तब क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, और इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होगा, तो हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगा और ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस होगा। जब टूटेगा इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो H2 भी बनेगा और O2 भी बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा H2 कहाँ पे जाएगा, तो H2 चूंकि यह कैसा है, कैटायन है, तो कैटायन हमेशा जाएगा कैथोड पे। कैथोड टर्मिनल कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, कैथोड निगेटिव टर्मिनल होगा और एनोड कैसा टर्मिनल होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। यहाँ जो O2 है, O2 एनायन है, एनायन निगेटिव है ना, तो निगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव पे, एनोड पे। जो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, पूछेगा देखो क्या, बैलेंस करने के लिए सीखे हैं तो वहां पे देख लेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड। यहाँ पे बैलेंस इसको करते हैं पहले, तब समझाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। H2 प्लस O2, इसको बैलेंस करते हैं तो बनेगा H2O, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा 2H2। ठीक है, तो उल्टा तो लिख दिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, टूटेगा ना, H2O यह टूटेगा H2 प्लस O2 में। तो यहाँ बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, तो यहाँ भी मिनिमम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ O2 है तो मिनिमम 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, यहाँ 2 लगाएंगे, हाइड्रोजन 2 2 से 4, तो यहाँ 4 आने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, 2। अब बैलेंस हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर बना 2 लीटर तो यह ऑक्सीजन कितना बनेगा, 1 लीटर, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहे हैं कितना है, 1 है, प्लस 1 और 2। तो ध्यान से देखो, यहाँ 2 वॉल्यूम बनेगा और यहाँ पर 1 वॉल्यूम बनेगा। तो ऑक्सीजन हमको पता है कहाँ पे कलेक्ट होगा, ऑक्सीजन कलेक्ट होगा एनोड पे, ठीक है, और हाइड्रोजन कलेक्ट होगा कैथोड पे। क्वेश्चन पूछेगा व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड इज डबल द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड। एनोड पे भी जाके बबल्स जमा होंगे और कैथोड पे भी जाके बबल्स जमा होंगे। यह भी पूछ सकता है एनोड पे कौन सा गैस जमा होगा, कैथोड पे कौन सा गैस जमा होगा, मल्टीपल चॉइस में। तो एनोड पे जो गैस होगा, ध्यान रखना, एनायन है ना, यहाँ पर निगेटिव आयन को एनायन कहते हैं, तो एनायन जाएगा एनोड पे, ऑक्सीजन निगेटिव आयन है तो ऑक्सीजन कहाँ पे जाके जमा होगा, एनोड पे, और हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है ना, कैटायन है, तो यह कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे। एनोड कौन सा टर्मिनल होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, और कैथोड कैसा टर्मिनल होगा, निगेटिव टर्मिनल। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वॉल्यूम जो होता है यहाँ पर अगर 1 लीटर तो यहाँ 2 लीटर क्यों होता है, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि हमेशा रिएक्शन क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी रिएक्शन के समय न तो एटम्स डिस्ट्रॉय होते हैं, न ही नए एटम्स का निर्माण होता है। Neither the old atoms are destroyed nor the new atoms are created। ठीक है, ना तो पुराने एटम्स डिस्ट्रॉय होंगे न नए बनेंगे। यानी कि पहले अगर 4 हाइड्रोजन था और 2 ऑक्सीजन था तो बाद में भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन रहेगा ही रहेगा। हाँ,
रीअरेंज हो जाएगा, अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड बनेगा, वो अलग बात है। लेकिन जो एटम्स रिएक्शन में पहले था वही बाद में भी रहेगा, चेंजेस नहीं आने वाला है। एटम्स के नंबर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ अगर हम मान लेते हैं कि 2 लीटर H2O लेते हैं, ठीक है, अगर 2 लीटर हम वाटर लेते हैं तो 2 लीटर हमारा कौन सा गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन, और 1 लीटर कौन सा होगा, ऑक्सीजन, ठीक है। 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी फॉर्म। अगर इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तब हमको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, करंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ध्यान से देखना, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में बनता है। थर्मल में तो ज्यादा नहीं बनेगा, थर्मल में एक है 2-3 एग्जांपल उसमें देखना, इसमें ज्यादा बनेगा, ठीक है। कौन सा एनोड पे आएगा, कौन सा कैथोड पे आएगा, डबल वॉल्यूम क्यों होगा, यहाँ क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर उसमें लिखे भी है, देखना। डबल वॉल्यूम इसलिए होता है क्योंकि जब बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अनुसार जब बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे H2 के, तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल आएंगे बाहर, 1 मॉलिक्यूल। इसलिए यहाँ पे जो गैस कलेक्ट होगा, एनोड पे जो गैस कलेक्ट होगा, कि अगर 1 वॉल्यूम है तो कैथोड पे जो गैस कलेक्ट होगा कितना वॉल्यूम होगा, 2 वॉल्यूम होगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, फिगर भी है बनाने के लिए उसमें दिए हैं। हो गया बेटा, वीडियो तो जाएगा ही, ठीक है। जहां पे दिक्कत होगा फिर से दोबारा रिपीट करके देखना, अभी दिक्कत है तो अभी बोलो, बाद में भी देखना, और तब भी समझ में आएगा तो लिखना उसमें, ठीक है। ग्रुप में सब है, जहां पे दिक्कत होगा बोलना, फिर से बताएंगे। देखो अब एक है टेस्ट करने के लिए, पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा था, या फिर 10 का जो पिछले बार एग्जाम हुआ उसके भी बोर्ड प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया था, वहां पे पूछेगा हमको क्या क्या, जैसे क्लोरीन गैस है तो Ca2 गैस का टेस्ट हमको करना है, ठीक है। क्लोरीन गैस पास हो रहा है कि नहीं, कैसे टेस्ट करेंगे। दूसरा जो होगा ऑक्सीजन गैस हमको टेस्ट करना है, और तीसरा हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग होगा, ठीक है। फिर इसके बाद CO2 इसका टेस्टिंग में, CO2 पहले तो इसका देखें, ठीक है। इन तीनों का टेस्ट लिख लेना। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करना है तो कैसे हमको पता चलेगा कि रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, पास कराते हैं, पासेस थ्रू लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर का फॉर्मूला पहले बताया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब इसको पास कराएंगे लाइम वाटर से, चूना पानी से अगर हम पास कराते हैं, मान लेते हैं एक बकेट हमारे पास है, बाल्टी है, उसमें चूना घोल दिए, घोलने के बाद से अगर उसके ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर है, यह जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ जो कलर होगा सॉल्यूशन का कैसा हो जाएगा, मिल्की व्हाइट, ठीक है। यह टेस्ट एक नंबर जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो टेस्ट होगा, द टेस्ट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज दैट व्हेन इट पासेस थ्रू लाइम वाटर, हाउ टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे टेस्ट करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉल्यूशन में इवॉल्व हो रहा है या बन रहा है प्रोडक्ट में। तो उस गैस को हम देख के पता नहीं लगा सकते हैं, कलरलेस होता है, तो हम उस गैस को क्या करेंगे, पास कराएंगे। कहां से पास कराएंगे, लाइम वाटर के ऊपर से। जैसे यह बीकर है, इस बीकर में हम क्या करेंगे, एक ट्यूब लगा देंगे, यहाँ रिएक्शन हो रहा है, यहाँ से एक ट्यूब लगा देंगे, अब यहाँ जो गैस इवॉल्व होगा यहाँ आएगा, यहाँ हम रख देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा तुरंत सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, मिल्की व्हाइट हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन मिल्की व्हाइट हो जाता है तब हम कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रहा है, अगर नहीं होगा तो हम बोल देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन पासेस थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स इट मिल्की व्हाइट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब लाइम वाटर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराते हैं यह कलर कैसा हो जाता है, मिल्की व्हाइट। पहला टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट जो है
ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन हमको पता है इट हेल्प्स इन कंबशन। ऑक्सीजन क्या करता है, कंबशन में हमको हेल्प करता है। तो कोई भी सब्सटेंस अगर मान लो या सपोर्टर है, बर्निंग का सपोर्टर है, अगर मान लो इस हम डस्टर को अगर कंबशन करवा रहे हैं, जला रहे हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा देंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ जो कंबशन है तेज हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी सब्सटेंस को, जैसे मान लो हमको टेस्ट करना है कि ऑक्सीजन गैस निकल रहा है कि नहीं, तो मान लो यहाँ बीकर है, बीकर में रिएक्शन हम करा रहे हैं, यहाँ से गैस इवॉल्व हो रहा है, हमको पता लगाना है। हम क्या करेंगे, एक ऐसे बीकर लेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कैंडल लगा देंगे, ठीक है। यहाँ जब कैंडल लगाएंगे तो यहाँ जब गैस इस कैंडल के पास आएगा, वैक्स के पास आएगा, अगर यहाँ ऑक्सीजन गैस होगा तो कैंडल का फ्लेम क्या हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा, तेजी से जलेगा, ठीक है। तो अगर कंबशन का रेट फास्टर हो जाता है तब हम कहेंगे कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा और उसके पास में हम मोमबत्ती जलता हुआ ले जाएंगे, ठीक है, कैंडल को ले जाते हैं, बर्निंग कैंडल को, तब क्या होगा, मोमबत्ती बहुत तेजी से जलना शुरू हो जाता है। तो अगर मोमबत्ती जो है हमारा कैंडल जो है बहुत फास्ट जलना शुरू हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि वहां पे कौन सा गैस प्रेजेंट है, O2 गैस प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक स्प्लिंटर या फिर एक बर्निंग कैंडल को अगर हम या फिर बर्नर को ले जाते हैं उस गैस के पास, अगर वहां पे रेट ऑफ जो बर्निंग है तेज हो जाता है, फास्ट हो जाता है, तब हम कहेंगे कि वहां कौन सा गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लाइम वाटर टेस्ट करेंगे जो मिल्की व्हाइट हो जाता है, और ऑक्सीजन के लिए बर्निंग कैंडल टेस्ट करेंगे, रेट ऑफ बर्निंग फास्ट हो जाना चाहिए। हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लास 8 में पढ़ा होगा, सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा है, सबसे अच्छा जो फ्यूल है जिसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, कौन सा, हाइड्रोजन है। तो अगर हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाएंगे तो बहुत ज्यादा 150 किलो जूल एनर्जी पर ग्राम रिलीज होगा। इसका मतलब अगर किसी सब्सटेंस को जलाएंगे तो एनर्जी कम, और हाइड्रोजन को जलाएंगे 1 ग्राम तो बहुत ज्यादा हीट देगा। तो अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे ले जाएंगे बर्नर को, अगर यहाँ ले जाएंगे, अगर यहाँ पर वैक्स, बर्निंग वैक्स हमारे पास में मोमबत्ती है, ले जाते हैं उसके पास, तो जो हाइड्रोजन गैस होगा ना ये बहुत फास्ट जलेगा, वॉयलेंट का आवाज आएगा, वॉयलेंट साउंड आएगा, ठीक है। वॉयलेंट साउंड जैसे हम लोग क्रैकर्स यूज करते हैं, पटाखा छोड़ते हैं ना, तो कैसे आवाज करता है, फट फट फट, उसी तरह से यह वॉयलेंट साउंड जो होगा पॉप साउंड के साथ जलना शुरू करेगा, ठीक है। तो पॉप साउंड के साथ अगर जलना शुरू कर देगा तो हम कहेंगे फट 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 आवाज आने लगे, तो हम कहेंगे कौन सा गैस प्रेजेंट है वहां पे, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। तो 3 टेस्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यह जो तीनों टेस्ट है ना, इसको ध्यान रखना है। कौन कौन सा टेस्ट हम करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लाइम वाटर, ऑक्सीजन के लिए हम लोग करेंगे बर्निंग कैंडल, रेट फास्ट हो जाना चाहिए, और हाइड्रोजन में क्या होना चाहिए, पॉप साउंड के साथ चलना चाहिए, वायलेंट होना चाहिए, जलेगा तो फटफट आवाज आएगा क्रैकर्स की तरह, तब हम कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन तो हो ही गया। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बाद है लास्ट में हमारा फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। देखो फोटो डिकम्पोजिशन किसको कहेंगे, फोटो मींस लाइट, कोई दिक्कत नहीं, हाँ सर, आवाज ठीक है। देखो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फोटो पता है, फोटो कहां से आया, फोटोन पार्टिकल्स होता है जो लाइट का कंपोजिशन होता है। तो फोटोन्स जो होता है ना, फोटोसिंथेसिस में हम लोग देखे हैं, फोटोन जो टर्म आता है एक पार्टिकल होता है, जैसे पार्टिकल लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, जब क्लास से आगे जाएंगे ड्यूअल में, तो लाइट हैज ड्यूअल नेचर, ठीक है। यह वेव की तरह भी बिहेव करता है और यह पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो पार्टिकल की तरह जब बिहेव करेगा ना, तो यहाँ पे हम मानते हैं इस पार्टिकल के अंदर छोटे छोटे फोटोन के पार्टिकल्स होते हैं, यही एनर्जी कैरियर्स होते हैं। जो लाइट के अंदर एनर्जी होता है यही छोटे छोटे फोटोन पार्टिकल्स में होता है, ठीक है। तो यही फोटोन के कारण से फोटो टर्म जो है किस लिए होता है, यूज लाइट के लिए यूज होता है, ठीक है। क्योंकि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, फोटो डिकम्पोजिशन वैसा डिकम्पोजिशन जिसमें हम किसका यूज करते हैं, लाइट एनर्जी का यूज करते हैं। धूप में किसी सब्सटेंस को रख दिए, डिकम्पोज हो गया, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो
AgCl है, यहाँ सनलाइट, तो Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिल्वर क्लोराइड कैसा होगा, व्हाइट, और व्हाइट ग्रे हो जाएगा। मेटल कैसा हो जाएगा, व्हाइट ग्रे। क्लोरीन गैस बाहर चला जाएगा। तो इस एग्जांपल को कलर चेंज में बताए थे, देखना वीडियो। कलर चेंज में भी पहले वाले जो 3 वीडियोस हैं उसको देखना ध्यान से, बैलेंसिंग वाला भी देखो। कलर चेंज जो होगा ना, उस रिएक्शन को पढ़े थे कि कलर चेंज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे भी कलर चेंज होगा। सिल्वर क्लोराइड है, बैलेंस नहीं किया है, सिल्वर क्लोराइड है, तब सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में एक ऐसे चाइना डिश लेते हैं, चाइना डिश देखा है, कटोरा जैसा होता है, तो उस चाइना डिश के अंदर अगर हम सिल्वर क्लोराइड रख देते हैं और उसको धूप में रख देते हैं, जैसे ही धूप में रखेंगे क्लोरीन क्या हो जाएगा, धूप के कारण से डिकम्पोज होकर टूट जाएगा। तो नीचे जो बचेगा प्लेट, उस प्लेट में क्या रहेगा, सिल्वर रहेगा। तो सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, व्हाइट, और सिल्वर का कलर कैसा होगा, व्हाइट ग्रे हो जाएगा। तो धूप में रखने पे अगर सिल्वर क्लोराइड का कलर व्हाइट से व्हाइट ग्रे हो जाता है, ग्रे व्हाइट हो जाता है, तब हम कहेंगे कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। लेकिन कौन सा रिएक्शन हो रहा है, फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, लाइट का यूज करके हम किसी भी सब्सटेंस को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज पहले, अब तो नहीं करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो पहले आता था, रील वाला जो कैमरा आता था ना, ठीक है, तो उस कैमरे में जो रील होता था, रील के ऊपर लेयर चढ़ा होता था सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का। अब क्या होता था, फ्लैश होता था। अब आदमी सामने खड़ा है, जैसा कैमरा के सामने हमें वहां से फ्लैश चला, तो फ्लैश जैसे ही ऑन होगा वहां से लाइट आएगा चेहरे पे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगा, और उसमें एक कैमरा लगा होता था, उसमें रील होता था सामने, उस रील के ऊपर उतना दूर जाकर पड़ेगा, और जितना दूर चेहरा जैसा हमारा बॉडी का डिजाइन है रिफ्लेक्ट होगा यहीं से, अब जहां से रिफ्लेक्ट होकर जाएगा वैसा ही डिजाइन उस रील के ऊपर बनता था। क्यों, क्योंकि जहां जहां लाइट पड़ेगा वहां वहां का सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और वहां का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रे व्हाइट हो जाएगा। और फिर उस निगेटिव, उसको कहते थे रील को, उस निगेटिव को हम लोग साफ करके फिर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में पहले यूज होता था। अब तो जमाना चेंज हो गया, पिक्सेल्स आ गए। ठीक है, एक और रिएक्शन इसमें है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। तो AgBr भी सेम टू सेम है। अगर हम AgBr को सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो Ag अलग और Br2 अलग, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ जो कलर चेंज सेम होगा, व्हाइट का फिर कैसा हो जाएगा, ग्रे व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देखना, इसमें हल्का सा कलर कैसा होता है, लिखे हैं येलो होता है, लेकिन यह कैसा हो जाएगा, सिल्वर ग्रे व्हाइट। इनिशियल कलर इसका सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का कैसा होगा, पेल येलो होगा, हल्का सा येलो होगा। और जब यह धूप में रखेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे, तो डिकम्पोज जब होगा, तो डिकम्पोज होगा तो सिल्वर अलग और ब्रोमीन कहां चला जाएगा, गैस के फॉर्म में ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ब्रोमीन हमको पता है कैसा होता है, दिखेगा नहीं हमको, लेकिन रेड ब्राउन होता है। ठीक है, ब्रोमीन जो होगा गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, रेड ब्राउन होगा उस टाइम में, बाद में तो गैस में डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो सिल्वर होगा कैसा कलर का चाइना डिश में बचेगा, ग्रे व्हाइट होगा। तो कलर चेंज यहाँ हो रहा है दोनों रिएक्शन में, और दोनों किसका एग्जांपल है, दोनों लिख सकते हैं। इसी दोनों रिएक्शन को फोटो डिकम्पोजिशन में भी लिख सकते हैं, और इसी दोनों रिएक्शन को कलर चेंज के एग्जांपल में भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन कलर याद रखना, यह व्हाइट था इनिशियली, फाइनली ग्रे व्हाइट हो गया, जब इनिशियली व्हाइट था यह फाइनली ग्रे व्हाइट हो गया। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो इतना ही था। These two reactions were earlier used इन दोनों रिएक्शंस का यूज पहले किया जाता था BW ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, पूछ देगा राइट द रिएक्शन यूज्ड फॉर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। वैसा रिएक्शन लिखिए जो कहां यूज होता था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता था। तो इन दोनों रिएक्शन में से कोई रिएक्शन लिखेंगे चलेगा, दोनों यूज होता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड सेम टू सेम, यहाँ क्लोरीन है यहाँ ब्रोमीन है, दोनों 17 ग्रुप का ही एलिमेंट है, तो दोनों सेम टू सेम है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज होता था, इसका यूज होता था, तो दोनों में से कोई लिखेंगे, एक याद रखना है मिनिमम फोटो डिकम्पोजिशन में। ठीक है,
अब इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कितना टाइम हो गया सर? सर टाइम तो 3:20, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया हमको। चल रहा है 70 मिनट तक चलेगा। 70 मिनट नोट पेड हो गया। चलेगा? हाँ सर, चल रहा है क्लास। ठीक है, चल है सर। हाँ, कुछ लोग भागा है लेकिन है अभी भी मोर देन 25 है। जय भारती, कोई डाउट है? बोलो बोलो, क्या क्वेश्चन है? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक बचेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स। तो नेक्स्ट क्लास में उसको खत्म कर देंगे, बाकी फिर चैप्टर खत्म होगा तो क्वेश्चंस एक दिन 2 दिन देंगे पहले असाइनमेंट, फिर उसको करवाएंगे, बोर्ड पे सॉल्व करवाएंगे जो नहीं बनेगा। ठीक है, एक दिन और क्लासेस रखेंगे फिर खत्म हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नाम ही है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो डिफिनेशन लिखे हैं, जब एक जो एलिमेंट हमारा है किसी दूसरे एलिमेंट के सॉल्यूशन से, जब उसके कंपाउंड से उसको क्या करता है, मान लो ए एक हमारे पास एलिमेंट है, बी सी एक कंपाउंड है, अगर हम रिएक्शन कराते हैं अब बन गया एसी, बी आ गया बाहर। यहां देखो ए बी को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ए डिस्प्लेसेस बी फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ए क्या किया, बी को डिस्प्लेस कर दिया। अब ए किसका दोस्ती हो गया, किसके साथ, सी के साथ हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट, यहां ध्यान रखना एक टर्म, ए मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन बी। ए का जो रिएक्टिविटी होना चाहिए, रिएक्शन का जो पावर होना चाहिए, बी से ज्यादा होना चाहिए। ए मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन बी। ए ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी बी को सॉल्यूशन से हटा पाएगा। अगर ये रिएक्टिव नहीं होगा तो बी को सॉल्यूशन से नहीं हटा पाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर पढ़ेंगे मेटल में रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में इस रिएक्शन को फिर से पढ़ना है। रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर आएगा, रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी डी ई मेटल्स हैं। अब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव सबसे ऊपर और सबसे लिस्ट रिएक्टिव जो होगा सबसे नीचे होगा। तो यहाँ देखेंगे कि ए वाला जो है इसके किसी भी कंपाउंड से इन सारे को क्या करेगा, हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। बी वाला, अब बी वाला ए को नहीं डिस्प्लेस कर सकता है, बी वाला अपने से नीचे वाले को जो भी है वो अपने से नीचे जितने एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड में से उनको डिस्प्लेस कर सकता है, ऊपर वाले को नहीं। बी वाला ए को नहीं कर सकता है डिस्प्लेस, डी वाला ए को नहीं कर सकता है, अपने से ऊपर वाले को कोई डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेस कौन कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेस कर सकता है जो उस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। ऊपर वाला ही नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। रिएक्टिविटी सीरीज किस आधार पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, कितना ज्यादा उनके पास कैपेसिटी है रिएक्ट करने का। तो जिसके पास रिएक्शन ज्यादा करने का कैपेसिटी होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, जो कम रिएक्टिव होगा वो अपने से नीचे वाले को ही डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, a metal displaces another metal from its solution, salt solution। तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट कब होगा, it will happen only if the metal first one is more reactive than the second one। जो पहला हम लिए हैं A, अगर B से ज्यादा रिएक्टिव है तभी डिस्प्लेस करेगा। if B is less, अगर पूछ दिया, बहुत सारा क्वेश्चन भी देता है कि यह पॉसिबल है कि नहीं है, जैसे एग्जांपल देखेंगे तो पॉसिबल है कि नहीं है। तो अगर B रिएक्टिव होगा A से तो यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि B ज्यादा रिएक्टिव है तो B हटने वाला नहीं है, B will not be displaced। ठीक है, आवाज नहीं आ रहा है, देखो एक बार भैया, आवाज नहीं वो वीडियो बिल्कुल नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है।
वीडियो बिल्कुल नहीं आ रहा है, वीडियो रुका हुआ है बहुत देर से। लीव करके फिर से ज्वाइन करो। ठीक है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। पिछले 5 मिनट से नहीं चल रहा था। ठीक है, चलिए ठीक है, कंटिन्यू। माइक ऑन कर दिए सर। क्लास का टाइम खत्म हो गया ना अभी, फिलहाल वीडियो बहुत ज्यादा वो रुक रहा है। अच्छा ठीक है, क्लोज कर। क्या हुआ? ठीक है, क्लोज कर देते हैं वीडियो को। ठीक है, बोल दे। हाँ ठीक है, फिर देखना, फिर जितना इसमें होगा ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखना। लास्ट टॉपिक एक दिन और चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन देंगे। जहाँ दिक्कत होगा तो लिखना, ग्रुप में मैसेज करना, फिर से उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लोज